Hello everyone, I am Vikas Kumar and just like always, I welcome you all to CDS Academy. And guys, this class was scheduled at 8:30 today, but we were not able to do this class because of some network issue. So I decided that I must record this class for you all at the same time and then upload it for you all. So right now I am uploading this class and this class is basically going to be about the emergency provisions. इस क्लास में अपन इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी प्रोविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके उन कुछ टॉपिक्स में से है जहां से एग्जामिनर आपका हर बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसके अलावा ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लोगों को ट्रिकी भी लगता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के और सही डायरेक्शन में चैप्टर को कवर करते हो तो दिस चैप्टर विल बिकम इजी फॉर यू ऑल। काफी इजी आपको ये चैप्टर लगने लगेगा एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ आवर पॉलिटी। तो इस चैप्टर में हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे कि जी हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या हैं, कैसे सारे के सारे इमरजेंसी प्रोविजंस काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड दीज आर वेरी इजी। सो अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की मैं बात करता हूँ आपसे, इफ आई टॉक अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस, तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस है दे आर बेसिकली कंटेन्ड इन, if I talk about point number A, so they are basically contained in your article 352 to article 360 आपके जो है आपके इमरजेंसी प्रोविजंस रहते हैं इन योर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने को मिलेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। नाउ द क्वेश्चन वाज कि सर व्हाई इमरजेंसी प्रोविजंस वर इंक्लूडेड। देखो अगर मैं आपको इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताऊं गाइस, तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैवंट इंक्लूडेड एनीथिंग लाइक इमरजेंसी प्रोविजंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस नाम की कोई चीज नहीं रखी, चाहे वो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो आपका ब्रिटिश जो है इमरजेंसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये चीजें क्यों नहीं रखी गई, क्या इसका रीजन था और इंडिया में क्यों रखी गई, उस चीज को समझते हैं। व्हाई वी हैव इंक्लूडेड, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सर व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इमरजेंसी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इमरजेंसी प्रोविजंस एक ऐसे कुछ प्रोविजंस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जहां आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी बस मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स कवर कर रहा हूं, आगे अपन वन बाय वन सारे के सारी चीजों को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर ऑफ सच अ टाइप जिससे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में आपको सेव कर पाती है। यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस वर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट डिफिकल्ट सिचुएशन, कि भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफिकल्ट सिचुएशंस को डील करने के लिए हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को रखा। अब इस सवाल का जवाब जो है वो आपको धीरे धीरे आगे मिलता रहेगा कि ऐसा क्या था, कौन से डिफिकल्ट सिचुएशन को सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करता है। यानी कि व्हेनेवर द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ योर नेशन विल बी इन हार्म। सोवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंसी, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे जब इंडिया के कोई सवाल आएगा तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जाग जाएगा और वो आपके सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाएगा। सो वो बचा सके हमारी इन तीनों चीजों को, इसीलिए हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। अब देखो क्या क्या चेंजेस, काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपके फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो फेडरल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब सिंपल से हम बात करें कि आपने देखा है कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे हमने सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड कर रखा है और ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमारा वैसे तो फेडरल स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा कि सेंटर अपने काम करता है, स्टेट अपने काम करता है, लेकिन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इमरजेंसीज दिस फेडरल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड टू यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी का मतलब है कि सारी की सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को एंजॉय करेगी और आपकी सारी की सारी कठिनाइयों को दूर करेगी। सो दिस वाज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू इंक्लूड इमरजेंसी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, तो इसी चीज को लेकर के हमारे कई सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इससे रिलेटेड बोला। हमारे अंबेडकर साहब ने बोला
अंबेडकर जी ने बोला भाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैवंट इंक्लूडेड एनीथिंग लाइक इमरजेंसी प्रोविजन, कि पूरी दुनिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इमरजेंसी प्रोविजन को इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका जो टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म है, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। बट इंडिया जो है वो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस इंडिया ने रखे, जिससे कि जरूरत पड़ने पे इंडिया जो है इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी भी हो सके और हम अपनी चीजों को सेव कर सके। सो दिस वाज द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर साहब ने भी इसको डिफेंड किया। तो यानी कि अब तक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने बात की भाई इमरजेंसी का आर्टिकल्स है 352 टू 368। दूसरी चीज हमने बात की कि हमारी जो इमरजेंसी है वो एक स्पेशल फीचर है, यानी कि दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और स्पेशल फीचर क्यों है? क्योंकि हमने अपनी सेंटर को एबनॉर्मल पावर्स देने के लिए टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस इसको इंक्लूड किया, और इस चीज को हमने काफी हद तक सराहना भी की। हाँ, कि हमारे लीडर्स ने बोला कि भाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब ये तो हम समझ गए कि इमरजेंसी प्रोविजंस बेसिक क्या है और इमरजेंसी प्रोविजंस जो है क्या क्या थोड़े बहुत जो चेंजेस लाते हैं। अब बात आती है कि तीन तरीके के आपके इमरजेंसीज लगती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल। फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल इमरजेंसी। देखो गाइस, अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करता हूं तो नेशनल इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेडली यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वन बाय वन में सारे फैक्ट्स आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताऊंगा। यू हैव टू राइट देम एट वन प्लेस सो दैट यू कैन रिवाइज बिफोर एग्जाम इन लेस टाइम। तो सबसे पहली चीज मैं बताता हूं कि आर्टिकल कौन सा है हमारी नेशनल इमरजेंसी का। आर्टिकल नंबर 352। बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 352 आर प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी। तो अंडर आर्टिकल 252 प्रोक्लेम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट कैसे करते हैं? मतलब प्रेसिडेंट का मन किया कि इमरजेंसी लगा दिया तो लगा दे कि नहीं, प्रेसिडेंट को जी बताया जाता है। बताता कौन है? पीएम और सीओएम। आफ्टर कंसिडरेशन विद द पीएम प्लस सीओएम प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं। आगे नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट आर द ग्राउंड सर। किसी भी काम को अगर किया जा रहा है तो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड्स रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके भी कुछ ग्राउंड्स है आपके घर में, भैया आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड को घर नहीं ला सकते, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया और पापा ने देख लिया तो थप्पड़ पड़ने का ग्राउंड है। सो देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स व्हिच आर फिक्स्ड। तो वैसे ही हमारे नेशनल इमरजेंसी के कुछ ग्राउंड्स हमने फिक्स कर रखे हैं। अब तो ग्राउंड्स में ध्यान देंगे, एक तो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। ओरिजिनली देयर वर 3 ग्राउंड। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने क्या क्या ग्राउंड्स रखे थे नेशनल इमरजेंसी लगाने के, वो जरा देखते हैं। सबसे पहला था आपका वॉर, दूसरा था आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, कि आप पे किसी ने हमला कर दिया बाहर की कंट्री ने, तो वो वॉर हो गया। एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी ग्रुप ने मिलकर के आप पे हमला कर दिया। और तीसरी सिचुएशन है वो थी आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन हुआ क्या, जब हमने देखा कि हमारा जो 1975 में इमरजेंसी लगाया गया, दैट वाज द आर्बिट्री यूज ऑफ द इमरजेंसी पावर्स। तो हमने देखा कि मतलब समझते हैं, वॉर आप सब जानते हो कि किसी कंट्री ने फुल फ्लैश वॉर डिक्लेयर कर दिया, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर कर रखा है। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर से कुछ लोग आकर के हमारी बाउंड्री पे अटैक करने लगे। तीसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि हमारी इंडिया की इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि आपकी इंडियन बाउंड्रीज के अंदर, आपकी इंडिया जो कंट्री है उसकी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए तो हम क्या लगा सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो जैसा कि 1975 में लगाया गया था, हमने कहा चलो जी आगे चलते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, आपका एक 44th अमेंडमेंट एक्ट आया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 44th। देखो अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट द इमरजेंसीज। तो जरा ध्यान रखेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में और उनको समझेंगे भी। तो आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट आया। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला क्या, द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस इज वेरी वाइड, कि इसकी जो मीनिंग है काफी वाइड है, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकता है और हर चीज पे अगर हम नेशनल इमरजेंसी लगाने लगे, सो दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन।
तो 44th ने कुछ चेंज किया, ये कई बार पूछा गया है। इसने क्या चेंज किया? इट हैज चेंज्ड द ग्राउंड्स टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरे को इसने कर दिया जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको आर्म्ड रिबेलियन। तो द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज ग्राउंड वॉज चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी अगर आपसे पूछेगा भाई इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पे लगाई जाती है तो आप उसको इजीली बता सकते हो। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब जरा चलते हैं आगे। अब देखो, सिंपल सी बात है कि आपको जब इमरजेंसी लगानी है तो यू कैन डिक्लेयर इट इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, और बिफोर वॉर ऑल्सो यू कैन डिक्लेयर, अगर आपको लग रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशंस बन रही है। अब चलते हैं आगे। एक आपका आया 38th अमेंडमेंट एक्ट। देखो यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट बहुत जरूरी है। 44th और 42nd में तो बहुत जबरदस्त जो है एक रिलेशन है, क्योंकि जो हमारा 44th आया था देखो अच्छे से समझ रहा है इसको, एक बार मैं आपको सारा सीक्वेंस बना दूंगा अमेंडमेंट एक्ट को याद रखने का। बस आप ये वीडियो पूरी देखो, आपके एक भी कॉन्सेप्ट इमरजेंसी का ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, ना क्वेश्चन छूटेगा, ट्रस्ट मी। तो 42nd जो आया आपका वो दीदी के टाइम पे आया था, इंदिरा दीदी के 1976। फिर 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, और मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी का बड़ा ही खास कनेक्शन था, आप जानते हो, ठीक है, बहुत प्यार था दोनों में। नहीं, ये बात काल्पनिक है, प्यार तो खैर नहीं था। तो 1976 में इंदिरा दीदी ने अपनी पावर्स को यूज करने के लिए सारी की सारी चीजों को वो नेगेटिव वे में ले जाएंगी। और 44th अमेंडमेंट एक्ट, अब जब इमरजेंसी लगेगी 1975 में, तो जो आपके मोरारजी देसाई और ये सारे के सारे लीडर्स हैं इनको बहुत परेशान किया गया। तो इन्होंने कहा भैया एक बार की मार हम झेल सकते हैं, 2 बार की नहीं झेल सकते। तो जैसे इनकी गवर्नमेंट आई, इन्होंने सारे प्रोविजंस को चेंज करना शुरू करा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इमरजेंसी से रिलेटेड हम लेकर के आए थे। सो नाउ यू विल बी एबल टू सी द सीक्वेंस। भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के इन्होंने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। फिर आया आपका 38 CA। 38 CA ने बोला कि मान लो इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी पार्ट में किसी ग्राउंड पे कोई इमरजेंसी लगी हुई है, तो किसी दूसरे पार्ट में अदर ग्राउंड पे भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यह आपका बोल के चला गया 38th अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। 352 प्रेसिडेंट बाय द कंसिडरेशन ऑफ पीएम एंड सीएम। ओरिजिनली कौन कौन से वर्ड थे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन ये चेंज होकर क्या हो गए? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। फिर उसके बाद वॉर और बिफोर वॉर आप लगा सकते हो। 38 CA ने बोला इफ, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है, वेदर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय, तो एक और प्रोक्लेमेशन वो लगा सकता है। हमने कहा चलो जी बात तो ठीक है। अब आपके जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, नेशनल इमरजेंसी को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। लेट्स डू इट। हम अपनी नेशनल इमरजेंसी को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जरा देखो। दो टाइप्स कौन से हैं? एक होती है आपकी इंटरनल इमरजेंसी और एक होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। दोनों का मतलब समझो, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि जी अगर आपकी जो इमरजेंसी है, इफ द इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी, कि जब बाहर से इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन बन रही है। और इंटरनल का मतलब होगा व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो ये हमारे नेशनल इमरजेंसी को हमने डिवाइड किया इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाउ अब जरा एक बात और समझो, अब जरा एक और बड़ी अच्छी सी बात समझो, वो ये है आपकी कि जी हमने पहले बात करी थी कि नेशनल इमरजेंसी जब हम लगाते हैं, व्हेन वी अप्लाई नेशनल इमरजेंसी, तो हम पूरी कंट्री पे लगाएंगे। तो हमने कहा कि यार ऐसा भी तो जरूरी नहीं है कि ऐसी जरूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही जरूरत पड़े जब हमको पूरी कंट्री पे इमरजेंसी लगानी पड़े, नेशनल इमरजेंसी। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जब इंडिया के किसी पार्ट पे लगाना पड़े, सिंगल पार्ट, तो आप याद रखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड टू द होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट। तो किसी पार्ट पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन क्या ये ओरिजिनली मेंशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, दिस वाज एडेड बाय 42nd। अब मेरी बात जरा ध्यान कर लेना, 38th और 42nd का मैंने एक एक केस बताया है।
इसके अलावा जितने भी अमेंडमेंट एक्ट्स आपके यूज हो रहे हैं नेशनल इमरजेंसी में, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू के हों चाहे किसी के भी, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, दे विल बी 44 सीए। तो 38 और 42 बस आपको याद रखना है। 42 पूछा जाता है भाई, कैन इमरजेंसी बी अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द इंडिया विदाउट अप्लाइंग टू द होल ऑफ इंडिया? द सिंपलेस्ट आंसर विल बी यस, इट कैन बी अप्लाइड। हमने कहा चलो आगे चलते हैं। देखो अब फटाफट देखते हैं अब क्या है। देखो ओरिजिनली क्या था, अगेन जब आपकी इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ने कान में जाकर के बोला हमारे प्रेसिडेंट के, भैया कुछ तूफानी नहीं हो रहा, एक काम करो इमरजेंसी लगा दो। और अगले दिन आप उठे तो न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन आई कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोक्लेम्ड नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी अगली सुबह लग गई, किसी को पता ही नहीं है। तो ओरिजिनली इट वाज दैट कि देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट प्लस पीएम बोलते थे और हमारी इमरजेंसी लग जाती थी। लेकिन इसमें ना फिर से वही होने लगा कि ये लूप होल है कि लोगों को पता तो होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम अकाउंटेबिलिटी, यू मस्ट टेक सम अकाउंटेबिलिटी, यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल अप्लाइंग द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन ऐसा होता नहीं था, तो हमने फिर से 44 सीए हम लेकर के आए। ठीक है, 44 सीए हम लेकर के आए और 44 सीए ने बोला कि जी अ रिटन रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम कैबिनेट। भाई कैबिनेट से रिटन रिकमेंडेशन चाहिए अगर आपको लगानी है इमरजेंसी, तो कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन देगी जब आपका प्रेसिडेंट लगाएगा। तो ओरिजिनली जो प्राइम मिनिस्टर अकेला कर दे रहा था काम, वो हमने मना कर दिया और हमने बोला कि भाई अब रिटन रिकमेंडेशन लगेगा किससे? कैबिनेट से। चलो जी, ये बात तो ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, आगे हम पढ़ते चलेंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग है नेशनल इमरजेंसी। आप बस एक छोटी सी बात समझ के देखो कि 1975 की एक ऐसी आर्बिट्री इमरजेंसी थी जो हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर लगा दी थी। तो उसमें हमें एक बार इमरजेंसी यूज करने के बाद बहुत सारे लूप होल्स समझ में आए। हमें समझ में आया कि हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस में तो दुनिया भर के लूप होल्स हैं। तो उन लूप होल्स को हटाने के लिए, सही करने के लिए हमने डिफरेंट हम अमेंडमेंट्स लेकर के आए और उन अमेंडमेंट से हमने अपने इमरजेंसी प्रोविजंस को परफेक्ट किया। जो भी उनके फ्लॉस थे उनको रिमूव किया। वो आप धीरे धीरे समझोगे। देखो हमने कितने सारे एग्जांपल्स दिए कि पहले बिना रिकमेंडेशन के लग जाती थी, रिकमेंडेशन लगा दिया। पहले जरूरी था कि पूरी इंडिया पे ही लगे, अब हमने बोला किसी पार्ट में जरूरत है तो वहां लगाओ, पूरी इंडिया में क्यों लगाने की जरूरत है? ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ कि जो हमारा 38 सीए था, अगेन आगे आपका 38 सीए ने बोला कि भाई नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसने क्या बोला कि इम्यून है, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। पूरी लक्ष्मीकांत में पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने कवर कर दूंगा, पूरी लक्ष्मीकांत, कुछ भी आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लक्ष्मीकांत से, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियोस, और ये आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो 38 सीए ने बोला कि भाई आर नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन हुआ क्या जब आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर से मैंने बोला ना कि 44th इसके सारे फ्लॉस सही करेगा। देखो यहां भी 44th था, नीचे भी 44th आया फ्लॉस को सही करने। तो 44th ने बोला कि नहीं जी, देखो द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन। भाई अगर किसी की नीयत सही नहीं थी, अपने पर्सनल फायदे के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है नेशनल इमरजेंसी लगवाई है, तो उसको हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैन कंडेम दैट। तो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू जो है आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वी हैव ओपनड इट फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये सारे के सारे हमारे काम हुए। तो ये आप याद रखोगे। मैंने कौन कौन से अमेंडमेंट्स एक्ट बताया, फटाफट बता देता हूं। 38 सबसे पहले क्या बोला कि भाई अगर किसी एरिया में किसी एक ग्राउंड पर लगी हुई है, दूसरे एरिया में किसी दूसरे ग्राउंड पे भी लगाई जा सकती है। फिर आपका है 42nd ने बोला कि इमरजेंसी इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट प्रोक्लेम इमरजेंसी ओवर होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यू कैन ऑल्सो प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द पार्ट ऑफ इट। देन हमारा आया 44th ने बोला रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, जो पहले नहीं चाहिए होता। कहां से? कैबिनेट। फिर हमारा 38th अमेंडमेंट एक्ट बोला कि भाई इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। फिर हमारा 44th बोला नो, ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये आपकी कहानी जो है नेशनल इमरजेंसी में हुई। आई होप सबको क्लियर होगा और अब तक की जो सारी की सारी बातें हैं वो आपको समझ आई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब जरा फटाफट से बात करते हैं पार्लियामेंट अप्रूवल, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है
वो 350 to 360 हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो जाती है और आपके फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल देती है, ये भी चीज होती है। अंबेडकर जी ने बोला कि भाई ऑल फेडरल सिस्टम, चाहे वो अमेरिका हो, वो एक राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म बैलेंस करते हैं। उन्होंने इमरजेंसी जैसी कोई चीज नहीं रखी, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी, जिससे हम दोनों सिचुएशन को डील कर पाए। और जो इमरजेंसी आपकी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के लगेगी, उसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। इनको हम बाद में समझेंगे। मूविंग अहेड, हमने बात की ग्राउंड्स क्या है डिक्लेरेशन के, तो मैंने बताया आपको ग्राउंड्स क्या है अभी करंटली, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन, और तीसरा है आपका, तीसरा क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन। और ये हमारा हुआ किससे, 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ये हमारे चेंज हुए। और प्रेसिडेंट जो है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन पे डिस्कस करता है। एक्सटर्नल और इंटरनल दो हमारी इमरजेंसी होते हैं जो हमने डिस्कस किया अभी। और 44th ने बोला किसी पार्ट पे लग सकती है। 44th ने बोला कि सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। अच्छा, और रिटन रिकमेंडेशन लगेगा कैबिनेट से, ये भी 44th ने बोला। सो ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कि सर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो अब तक हमें यह समझ में आ गया कि अगर कैबिनेट लिख करके दे देगा प्रेसिडेंट को तो नेशनल इमरजेंसी लगा दो, लेकिन क्या पार्लियामेंट का भी यहां कोई रोल है? तो वो अब समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। पार्लियामेंट का रोल देखते आ जाओ। पार्लियामेंट का रोल क्या है? क्या पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कैसे चाहिए जरा फटाफट देखते हैं। तो हमने बोला, मान लो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कैबिनेट ने बोला प्रेसिडेंट साहब से, बोला तुम इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दो। प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी जिस दिन प्रोक्लेम की, ठीक है, तो दैट प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ एलएस एंड आरएस विद इन 1 मंथ। तो विद इन 1 मंथ में आपकी लोकसभा और राज्यसभा उसको अप्रूव करेंगी, नहीं करेंगी तो आपकी इमरजेंसी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। तो 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर दोनों को जो है अप्रूव करना होता है। अब देखो पहले क्या था, विद इन 2 मंथ अप्रूवल देना होता था। द टाइम वॉज 2 मंथ, बट इट वॉज अगेन रिड्यूस्ड बाय 44 CA। भाई इतना टाइम क्यों दे रहे हो पार्लियामेंट को? अगर गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई गई है तो तुरंत हटनी चाहिए ना। वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो ये भी हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया। चलो जी, बात तो ठीक है। अब जरा देखते हैं, मान के चलो आपकी जो लोकसभा है, लोकसभा इज नॉट इन सेशन। जब प्रोक्लेमेशन हुआ लोकसभा सेशन में नहीं है, या लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा? दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि राज्यसभा उस 1 महीने के अंदर उसको अप्रूव करेगी, जो हमने 1 महीने का टाइम दिया है, और वेट करेगी लोकसभा का। अब जैसे ही लोकसभा आएगी, ठीक है, लोकसभा आएगी, उसको भी 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर फिर लोकसभा आकर के उसे क्या करेगी, प्रोक्लेमेशन देगी कि हाँ इसको लगा के रखना है कि नहीं रखना है। 30 डेज के लिए वो सर्वाइव करेगा। तो मैंने बताया, अब आपको याद रखना है कि ओरिजिनली था 2 महीने, अब कर दिया हमने 1 महीने विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलो जी, बढ़िया है। अब क्या हुआ, आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो प्रोक्लेम हो गई, 1 महीने के अंदर उसको अप्रूवल मिल गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर पार्लियामेंट का काम खत्म, मतलब 1 महीने में अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो फिर क्या होगा पार्लियामेंट का? फिर क्या होगा पार्लियामेंट का? तो एक बार के अप्रूवल से, अब ऐसा तो नहीं जिंदगी भर चलेगी, इतनी टिकाऊ चीज नहीं है अप्रूवल। तो सिंगल अप्रूवल से 6 मंथ आपकी इमरजेंसी चलती है। लेकिन अगर 6 मंथ के बियॉन्ड भी आपको इमरजेंसी लगा के रखनी है, इफ यू वांट दैट इमरजेंसी मस्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो भैया आपको अगले 6 महीने के बाद आपको फिर से क्या चाहिए? अप्रूवल। और फिर आप 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा लो। ऐसा कितनी बार कर सकते हैं? इनडेफिनेट टाइम्स। कितनी भी बार आप 6-6 महीने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल लेकर के इमरजेंसी बढ़ा सकते हो। ये हमने सिंपल सी बात की। चलिए, अब क्या हुआ, ये चीज हमारे अंदर कहां से आई? ऊपर हमने देखा कौन लेकर के आया,
44 सीए। नीचे भी क्या होगा कि जो प्रोविजन है कि भाई 6 महीने में रिपीटेड अप्रूवल चाहिए, ये भी आपका लेकर के आया 44 सीए। अब आप सिंपल सी बात है, आप शायद समझ चुके होंगे कि जो भी काम चीजें ठीक कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है दूसरी गवर्नमेंट, आपकी मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट 1978 के 44th एक्ट से। क्योंकि जितनी मार खाई थी उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे, अब बेचारों को खौफ लग गया था कि अगर दीदी वापस से आ गई और दीदी ने वापस से कुछ ऐसा कर दिया तो भाई एक बार तो झेल गए, इस बार झेल नहीं पाएंगे, तो हमें 6 मंथ के लिए आप जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। चलो जी ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब भी इमरजेंसी आपकी लगेगी, ठीक है, वो कौन सी मेजोरिटी से पास होगी। भाई हमने बोला कि लोकसभा और राज्यसभा एक महीने में पास करेंगे, तो दैट विल बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी। और दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय 44 सीए। पहले जो है सिंपल मेजोरिटी से होता था। देखो अगेन में बार के बार मजा आ रहा है ना कि हर बार 44 पार चीजें ठीक करने की इतनी पिटाई लग गई बेचारों की तो भाई हालत खराब हो गई। अब उन्होंने कहा दोबारा हमारे जोड़े जो है वो ये नहीं सह पाएंगे, तो इसीलिए सारी चीजें बदलो। तो पहले जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता था, ओरिजिनली द प्रोविजन फॉर द इमरजेंसी प्रोविजंस कुड बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ओनली, बट वो 44 ने कर दिया क्या, स्पेशल मेजोरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल में मैंने आपको क्या बताया भैया, 1 मंथ का टाइम है, ओरिजिनली 2 था जो घटा दिया गया। 1 मंथ के अंदर अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल काम करेगा 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद अगर चाहिए तो फिर रिपीटेड लो, दूसरा अप्रूवल लो, और ऐसा कितनी बार ले सकते हैं, इंडेफिनेट टाइम के लिए, इंडेफिनेट टाइम के लिए लिया जा सकता है। और इंडेफिनेट टाइम के अलावा कौन सी मेजोरिटी लगेगी, स्पेशल। दैट वाज ओरिजिनली सिंपल, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हमने सही कर दी, तो मेजोरिटी भी लगेगी स्पेशल मेजोरिटी। सो ये हमारी बात हुई। तो ये तो बात हुई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की, यानी कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 1 मंथ, एंड वंस अप्रूव्ड इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ। इफ यू वांट टू कंटिन्यू द नेशनल इमरजेंसी बियॉन्ड 6 मंथ, you must have to get the repeated approval after every 6 months, and you can continue it for an indefinite period. And especially the national emergency must be passed by a special majority in both the houses of parliament within that 1 month. ये एक लाइन में सब कुछ पार्लियामेंट्री अप्रूवल अपन कवर किए। अब जरा आते हैं रिवोकेशन पे। अब यार इमरजेंसी लगा दी है तो इमरजेंसी हटाने की भी तो कुछ बात करेंगे अपन जो है इमरजेंसी हटाने की भी तो बात करेंगे। अब जरा बात करते हैं रिवोकेशन की। रिवोकेशन में क्या क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, लगाई किसने थी, ठीक है, लगाई किसने थी, वो लगाई थी प्रेसिडेंट ने। हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट। तो पहली बात तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी एट एनी टाइम, और उसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट हटा नहीं रहे हैं और आपकी पार्लियामेंट आपका चाहता नहीं है कि भाई इमरजेंसी लगी रहे, तो यहां पे रूल आता है सिर्फ लोकसभा का। यहां पे स्पेशल पावर मिली है लोकसभा को, नॉट राज्यसभा, कि इफ लोकसभा पासेज अ रिजोल्यूशन, अगर लोकसभा एक ऐसा रिजोल्यूशन पास कर देगा हम नहीं चाहते कि इमरजेंसी कंटिन्यू रहे, तो वो इमरजेंसी आपको फिर से हटानी पड़ेगी। चलो जी बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने हमने बोला 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स गिव अ रिटन नोटिस टू द स्पीकर, कि अगर हमारे प्रोसीजर देखो क्या है, प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन इन लोकसभा, अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर आपके स्पीकर को एक नोटिस देते हैं, स्पीकर ऑफ हाउस, तो दैट नोटिस विल बी डिस्कस्ड इन द हाउस। चलो जी बहुत बढ़िया बात है। अब कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देते टाइम 14 डेज, और 14 डेज के अंदर, ठीक है, 14 डेज के अंदर वो आपकी वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग में सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन जीत गया, देखो अब डिफरेंस देख रहे हो, लगा था स्पेशल मेजोरिटी से और हट रहा है सिंपल मेजोरिटी से, तो ऐसे सोच के देखो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो,
कि लगाना हमें डिफिकल्ट इसलिए बनाना था कि बात बात पे लगा करके लोगों को तंग ना किया जाए, और हटाना है इसका मतलब गलत तरीके से ऑलरेडी चल रहा है तो उसको जल्दी से हटाया जाए, तो हमने सिंपल मेजॉरिटी रख ली। सो दिस इज अबाउट द रिवोकेशन। हमने कहा चलो जी बात तो ठीक है। तो पहला जो है हमारा जो लगाना है, जो हमारा प्रोक्लेमेशन है उसमें क्या क्या करना पड़ रहा था, ये देखो लोकसभा प्लस राज्यसभा थी, और हमारे रिवोक में क्या है, रिवोकेशन में क्या है, यहां पे सिर्फ लोकसभा है, यहां पे थी दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी, यहां पे कौन सी है, सिंपल। यहां 1 मंथ का टाइम था, जहां 1/10 लोगों ने 14 दिन का नोटिस दिया और वोटिंग हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एंड ऑल्सो फॉर द रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब कुछ इफेक्ट्स होते हैं आपके नेशनल इमरजेंसी के। नेशनल इमरजेंसी के कुछ इफेक्ट्स आते हैं। रिवोकेशन की हमने बात कर ली। रिवोकेशन में 2 डिफरेंसेस हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय लोकसभा, सेकंड वन जो है पास्ड बाय लोकसभा ओनली, व्हाइल द सेकंड वन नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये हमने पढ़ा। जब आपका इमरजेंसी लगाने की बात है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में, और जब हटाने की बात है तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो भी सिर्फ लोकसभा के अंदर। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस इफेक्ट्स में हम 2 तरीके से चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम इफेक्ट्स देखेंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर एंड स्टेट्स की पावर शेयरिंग में कितना फर्क आया, और दूसरा हम देखेंगे कि भाई सिटीजन्स पे कितना फर्क आया। 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम देखेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में क्या फर्क आया, और दूसरा नेशनल इमरजेंसी की वजह से सिटीजन्स पे क्या फर्क आया। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं दोनों टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक द मिनियंस। चलो अब सेंटर और स्टेट की बात करते हैं। तो सेंटर और स्टेट में कितने तरीके के रिलेशन होते हैं, आप ही बताओ, आप ही बताओ। सिंपल सी बात होती है, सिंपल सी बात होती है। एक तो होगा एग्जीक्यूटिव, दूसरा होगा लेजिस्लेचर, और तीसरा होगा जुडिशरी। तो भाई जुडिशरी पे क्या फर्क पड़ता है, या आप कह लो फाइनेंस। हटाओ जुडिशरी, हटाओ जुडिशरी नहीं होगा, वो होगा आपका फाइनेंस। कि जब आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है तो हाउ डज द एग्जीक्यूटिव रिलेशन मोल्ड आउट, हाउ डज द लेजिस्लेटिव रिलेशंस वर्क, एंड हाउ डज द फाइनेंस रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वर्क्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही बच्चों वाला खिलौने जैसा टॉपिक। आइए चलते हैं और इसको मार गिराते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम एग्जीक्यूटिव रिलेशंस की। अब देखो हम एग्जीक्यूटिव रिलेशंस की बात करें, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि आपकी सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल। सेंटर जो है आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज ऑल पावरफुल। काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और ये बताएगा किसको, स्टेट एग्जीक्यूटिव को, कि तुम्हें कब कहां कैसे क्या करना है। बात समझना, कि तुम्हें कब कहां कैसे क्या करना है, और स्टेट गवर्नमेंट को इसकी बात माननी पड़ेगी। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स आ गई हैं, और वो डायरेक्शन देगा स्टेट को कि भाई तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। सिंपल सी बात है। लेकिन ठीक है, इससे क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, मेरी बात सुनते चलना, एक एक मिनट के अंदर ये टॉपिक्स खत्म करूंगा और ऐसी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स में आपके कर दूंगा, जस्ट देखते चलो। अब मैंने आपसे बोला कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावरफुल बन जाएगी, डायरेक्शंस देगी स्टेट एग्जीक्यूटिव को, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है विल कम इन टोटल कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल में तो आ जाएगी किसके, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम, सीओएम, प्रेसिडेंट। स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन है, गवर्नमेंट, सीएम। तो ये इसके कंट्रोल में तो आ जाएगी, बट याद रखना कभी रिमूव नहीं होगी, कभी भी रिमूव नहीं होगी। अब फिर से मैं कह रहा हूं, पॉलिटी पढ़नी है तो ऐसे पढ़ो जैसे आप ड्राफ्ट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन। मान के चलो अगर हमने नेशनल इमरजेंसी में बोल दिया होता कि भाई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रहेगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव सारी हट जाएंगी। अब आप जरा बताना कितना इलॉजिकल और कितना वाहियात पॉइंट हमने ये बोला, कितना रिडिकुलस पॉइंट हमने ये बोला। देखो अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव को आप हटा दोगे तो भैया 28, इतनी सारी स्टेट्स, इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज, कैसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर लेगी। और सबसे अच्छा तरीका क्या था
कि स्टेट एग्जीक्यूटिव को रखा जाए ऑफिस में, लेकिन वो काम करें किसके अंडर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बातों पर। तो बस इतना फर्क आएगा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव विल बिकम ऑल पावरफुल, दे विल कंट्रोल ऑल द डिसीजंस एंड ऑल द एक्शंस ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, बट स्टेट एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी रिमूव्ड। दूसरी चीज पे आओ, सेम विल गो विद लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव में क्या होगा, अगेन सेम होगा सर। यहां भी क्या होगा कि जी देखो, ठीक है, हमने बोला था कि हमारे पास 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग, 7 शेड्यूल याद रखना, देखो 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, हमने 7 लिख दिया। और 3 डंडे का मतलब होता है हमारी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो हमारा 7 शेड्यूल कुछ लिस्ट देता है। एक यूनियन लिस्ट में बोलता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, कि यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं उन पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। दूसरा हम बोलते हैं कि स्टेट लिस्ट में जो चीजें हैं उन पर सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा। तीसरा हम बोलते हैं कि जो कंकरेंट लिस्ट में है उन पर दोनों लॉ बनाएंगे, बट इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी और इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन यूनियन एंड सेंटर तो सेंटर की चलेगी। लेकिन हमारी इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी स्टेट की लिस्ट है इस पे आपका पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट इज ऑल पावरफुल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी टू मेक लॉज, तो लॉज कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं बना सकता, स्टेट ही बनाएगा। तो पार्लियामेंट आपका लॉज बनाने लगेगा किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेचर की जगह। ये चेंज आएगा आपकी नेशनल इमरजेंसीज के। तो यानी कि आपका जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट का शिकार हो जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब जो भी लॉज आपके पार्लियामेंट ने बनाई तो क्या वो जिंदगी भर रहेंगी सर? एक ना एक दिन तो आपका इमरजेंसी हटेगा, और जैसे ही इमरजेंसी हटेगा तो इमरजेंसी हटने के 6 मंथ के अंदर ऑल द लॉज विच वर मेड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी रिगार्डिंग एनी स्टेट विल एक्सपायर। अगर वहां का स्टेट लेजिस्लेचर उसको अपनाना चाहता है तो एक्सपायर नहीं होगा, वरना तो एक्सपायर होना ही है। चलो अब चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया बात है। देखो फिर हम आगे आते हैं, एक बात आती है आपके ऑर्डिनेंस की। देखो ऑर्डिनेंस की बात क्या होती है, ऑर्डिनेंस की सिंपल सी बात होती है। क्या होती है सर सिंपल सी बात, हमें भी बताइए। तो सिंपल सी बात ये होती है कि जब आपके पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी कि लोकसभा सेशन में नहीं है, या तो पहला केस, दूसरा केस राज्यसभा सेशन में नहीं है, तीसरा केस लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है, तो आपको बताया कि हमें कोई भी लॉ बनानी है तो हमें दोनों हाउस चाहिए अपने बिल पास कराने के लिए, बट दोनों में से कोई एक सेशन में नहीं है या दोनों ही सेशन में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट एक टेम्पररी लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेम्पररी लॉ। और उस टेम्पररी लॉ को बोला जाता है ऑर्डिनेंस। उस टेम्पररी लॉ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। तो अगर कोई भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस भी निकाल सकते हैं। चलो फटाफट से चलते हैं अब आगे, ठीक है। चलो अब हमारा आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और 42nd देखो जैसे ही आता है, ये टायरनी बढ़ाने के लिए और ये यूनियन गवर्नमेंट की पावर बढ़ाने के लिए आता है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि भाई जो तो ऊपर बात है बोली है ना हमने ऑर्डिनेंस की और पार्लियामेंट वाली, दे विल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली टू दोज एरियाज जहां पे इमरजेंसी लगी हुई है। मान लो आपकी यूपी में इमरजेंसी लगी हुई है, कैन वी अप्लाई इमरजेंसी, कैन वी अप्लाई इमरजेंसी ओनली टू अ सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यस, अकॉर्डिंग टू विच 42nd CA। तो यूपी में लगी हुई है, तो क्या एमपी में भी आप ये ऊपर वाले काम कर सकते हो कि पार्लियामेंट लॉ बना रहा है और ऑर्डिनेंस, तो ये चीज भी हमने अलाउ कर दी। हमने कहा यस, इन द अदर स्टेट्स ऑल्सो वी कैन मेक सम लॉज। क्यों, क्योंकि यूपी से एमपी में जो पहुंच सकता है भाई दंगा फसाद आपका जो भी आर्म्ड रिबेलियन है, तो हमने उसको सिक्योर करने के लिए बोल दिया कि तुम जहां पे इमरजेंसी है वहां पे तो आप पार्लियामेंट से लॉ बनवा ही सकते हो, और जहां पे नहीं है वहां भी बनवा सकते हो। तो हमने बात कर ली कि पार्लियामेंट विल मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, 6 महीने तक उसका रहेगा। ऑर्डिनेंस भी आएगा, ऑर्डिनेंस के साथ भी सेम शुल्क होगा। और 42nd CA ने बोल दिया जहां इमरजेंसी लगी है वहां के अलावा भी आप क्या कर सकते हो, वहां के अलावा भी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। तो आई होप गाइस यहां तक सबको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं जरा आगे, चलते हैं जरा आगे फटाफट से।
चलिए अब आते हैं फाइनेंस पावर्स पे कि सर फाइनेंशियल पावर्स का क्या होता है। एग्जीक्यूटिव पढ़ा, लेजिस्लेचर पढ़ा, थर्ड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल पावर्स। अब देखो फाइनेंशियल पावर्स में क्या पढ़ोगे, जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके जो टैक्सेस आते हैं, जो टैक्सेस रिसीव करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, दोस टैक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो सेंटर जो है, जो रिवेन्यूज है बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है, उनको कम कर सकता है। यानी कि जितने पैसे एक स्टेट को भेजे जाते थे सेंटर के थ्रू, उनको कम किया जा सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये सारी चीजें कब तक रहेंगी, टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर कब से चलता है, फाइनेंशियल वर्क्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू मार्च, एंड ऑफ मार्च। तो मान लो अगर आपकी इमरजेंसी अगस्त में लगी और प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया उन स्टेट्स का नाम जिनका फंड जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो वो कब तक चलेगा, अगली साल मार्च तक। उसके बाद फिर उनके फंड जो है नॉर्मल होंगे। और कौन बताता है कि भाई कितना फंड जो है स्टेट को जाए, कितना सेंटर को, टैक्स का, वो बताता है आपका फाइनेंस कमीशन विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो फटाफट से। तो हमने पावर्स की बात कर ली। देखो काफी सारे चैप्टर में हमने बात कर लिया कि कौन कौन से ग्राउंड्स पर लगाया जाता है, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, क्या क्या अमेंडमेंट्स आए, पार्लियामेंट अप्रूवल के लिए क्या चाहिए, रिवोकेशन के लिए क्या चाहिए, लेजिस्लेटिव पे क्या फर्क है, एग्जीक्यूटिव पे क्या है, जुडिशरी पे क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा। इमरजेंसी के टाइम पे आपकी लोकसभा की लाइफ पे भी इफेक्ट हो सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। सबसे पहला इफेक्ट हमने पढ़ा क्या, ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। दूसरा इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा। देखो होता क्या है, होता क्या है, जब नेशनल इमरजेंसी आपकी ऑपरेशन में, तो आपकी लोकसभा की जो लाइफ है वो किसी भी पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंग 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। मतलब सर है, ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं। कैसे, जरा देखिए। अब आप ही मेरे को बताइए, आप बच्चे तो हो नहीं, अब समझने लगे वो चीजें। मैंने बोला कि भाई नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगी हुई है। अब खुद बताओ, लगी इमरजेंसी है, पता नहीं किस बेसिस पे लगी है, या तो हमारा वॉर चल रहा हो, या किसी ने बाहर से हमला कर दिया हो, या आर्म्ड रेबेलियन हो गया हो हमारे किसी भी कम्युनिटी के बीच में। तो भैया ऑलरेडी आपके नेशन की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी खतरे में है, और उसी टाइम पे आपकी लोकसभा के 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, और उसी टाइम पे आप कह रहे हो भैया इलेक्शन करा लो, इलेक्शन करा लो भैया, इलेक्शन। अब आप ये बताओ भैया कि यहां देश को बचाने के लाले पड़े हैं, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा इन सच अ बिग कंट्री लाइक इंडिया। तो यहां इलेक्शन कराने में जान निकल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इलेक्शन नहीं करा पाओगे अभी। तो इसलिए हमने एक सिंपल सा लॉजिक ढूंढा कि इफ ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी लोकसभा विल बी कंप्लीटिंग इट्स 5 years, देन इट्स लाइफ विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 year एट अ टाइम। तो पार्लियामेंट एक लॉ लाएगा और पार्लियामेंट बोलेगा कि भैया देखो, नाउ वी कैन नॉट कम अप विद द डिलिमिटेशन एक्ट and we cannot conduct the elections of the Lok Sabha because the situations of our country are not favoring that. So हम 1 साल के लिए आपकी लोकसभा की लाइफ बढ़ा रहे हैं। हमने कहा बढ़ा लो, ठीक है, बढ़ा लो। लेकिन जैसे ही आपकी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, then within 6 months you will have to contest the इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा। 6 महीने तक। ऐसा नहीं है याशी चल रही बगैर बात की, भैया फिर तो हटा के आप नए इलेक्शंस करवा लीजिए। चलो, ऐसा हुआ था आपका 1971 में, जब 1971 में आपकी जब गवर्नमेंट आई थी, तो 1 2 3 4 5 1975 तक रहना था। यानी कि 1975 में जैसी इमरजेंसी लगी तो उसकी लाइफ को एक बार बढ़ाएगा, तो 19 क्या कर दिया गया, 1976। फिर एक और बार बढ़ाया गया तो 1977 कर दिया। उसके बाद इमरजेंसी के बाद रिपरकशंस आपकी कांग्रेस को देखने पड़े और उनकी सरकार गिरी। तो ये है आपका इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा। चलिए जी, आगे बात है, वो भी चलते हैं, ठीक है। इन द सेम सेंस पार्लियामेंट जो है वो, एक और चीज याद रखना, वो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर की लाइफ को भी 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। दैट टू विल बी वैलिड फॉर 6 months आफ्टर द एंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
अब तीसरी चीज पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स पे भी कुछ फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, सीख लो काम आएगा अगर गलती से कभी इमरजेंसी लगी, भगवान ना करे लगे। तो आर्टिकल जो 358 है और आर्टिकल 359 है, दे बेसिकली टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन योर फंडामेंटल राइट्स। चलो जी बात करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 358 है वो हमें बताता है कि भाई आपका आर्टिकल 19 कैसे और कब सस्पेंड हो सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 याद है, मैंने पढ़ाया था आपको। आर्टिकल 19 है कि भैया यू हैव राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है आपको 6 पैरामीटर्स में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, आपका रेजिडेंस का है, और आपको टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस तरीके के जो हमने 6, जो पूरे के पूरे आपके 6 पढ़े थे, भाई ऑल दीज 6 राइट्स आर गिवन टू यू, वो हमने डाले थे अपने आर्टिकल नंबर 19 में। तो जरा बात कर लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं जरा आगे, आइए। तो आर्टिकल 19 इज बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। क्या थे? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या लिख देता हूं मैं फॉर योर, जैसे आपको याद रहे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, एसोसिएशन के बाद आपका था राइट टू मूव फ्रीली, मूवमेंट का राइट, ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू रिसाइड एंड सेटल टेम्पररी एंड परमानेंटली बोथ, और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये जो राइट्स हमें आर्टिकल 19 से मिलते हैं, इन राइट्स के बारे में बताता है हमारा आर्टिकल 358, भाई इन राइट्स पर क्या फर्क पड़ेगा। एंड आर्टिकल 359 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। तो चलिए जरा डिटेल में बात कर लेते हैं पहले आर्टिकल 358 की। आर्टिकल 358 की बात कर लेते हैं। अब देखो जो हमारा आर्टिकल 358 है, आर्टिकल 358 क्या कहता है कि जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आपके जो 6 फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है सर, राइट। यानी कि जो आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आपका आर्टिकल 19 हटा दिया जाएगा है सर। तो ध्यान रखना इस बात का कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19 नहीं रहता है, हमने कहा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 19 का मतलब क्या हुआ कि स्टेट कैन स्नैच ऑल योर राइट्स ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, सेटलमेंट एंड प्रोफेशन, सारे के सारे आपके आर्टिकल 19 के राइट्स को छोड़ लेगा, छीन लेगा। अब मान लो कि रिवोकेशन हुआ इमरजेंसी का, ठीक है, फिर आपने बोला कि देखो, आप कोर्ट चले गए और आप जज साहब से बोल रहे हो, जज साहब देखो इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के टाइम पे मैं अपने घर से बाहर घूम रहा था, ठीक है, और जैसे ही मैंने घर से बाहर 4 कदम रखे, सर उड़ता हुआ डंडा आया मेरे सर पे आकर के लगा, मैं वापस से कूद के मेढक की तरह अपने घर में पहुंच गया। तो ऐसा बदसलूकी मेरे साथ क्यों हुई? तो सुनो, वहां उड़ता हुआ डंडा आया था, उड़ती हुई गोली आएगी, क्योंकि आपको कोर्ट बोलेगा कि भैया जरा ये बताओ, जब आपको बोल रखा है कि आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है, तो आपको क्रिश बनने की जरूरत क्या थी? तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? यानी कि अगर आपका आर्टिकल 19 कैन बी वॉलेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर इट्स डिफेंस इवन आफ्टर, ठीक है, इवन आफ्टर, जब आपका केस खत्म हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, चलो अब जरा चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। अब जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया आपका, इस 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ना थोड़ी सी बातचीत और करी, इसने कुछ इंक्रीज किया रिगार्डिंग द आर्टिकल नंबर 358। अब ये तो सेफ खेलने के लिए आता है 44th, तो इसने बोला कि यार जरा देखो, कुछ इसको थोड़ा लीनियंट तो बनाओ आर्टिकल 358 को। तो इसने 2 प्रोविजन जोड़े, भाई आर्टिकल 19 विल बी वायलेटेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज अप्लाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मतलब आप एक्सटर्नल इमरजेंसी बोल लो, कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी तभी आर्टिकल 19 को वायलेट करोगे।
इमरजेंसी के टाइम पे नहीं करोगे। दूसरी चीज कि सिर्फ और सिर्फ वो लॉज विच आर रिलेटेड टू द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, यानी कि जो सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज होंगी उनमें ही आपको डिफेंस मिलेगा अगेंस्ट आर्टिकल 19। ये नहीं है कि तुम अपने कुछ पर्सनल कामों में भी आर्टिकल 19 को तुम हटा करके बैठे हो और उस पर किसी बंदे ने केस कर दिया तो वो नहीं मानेगा। सो ओनली दोस थिंग्स विच आर रिलेटेड अंडर आर्टिकल, ठीक है, विच कम्स अंडर द इमरजेंसी प्रोविजंस, वही आपकी इम्यून होंगी फॉर द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 19। तो देखो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको आर्टिकल 358 क्या है, कि जैसे इमरजेंसी आएगी आर्टिकल 19 हटा दिया जाएगा। जैसे ही रिवोकेशन होगा इमरजेंसी का, हमने कहा देखते हैं आगे क्या होगा। तो 44 सीए ने उसमें दो चीजें डाली। क्या डाली? एक तो एक्सटर्नल इमरजेंसी पे लगना चाहिए, और इमरजेंसी जो है उसके अंदर जो सारे लॉज आएंगे वही प्रोटेक्ट होंगे और कोई भी एक्स्ट्रा लॉ प्रोटेक्ट आपका नहीं किया जाएगा। लेट्स मूव अहेड। अब चलते हैं आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 359 की। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि जैसे ही आपकी इमरजेंसी लगेगी वैसे ही आपका आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 विल नॉट गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है। इसका मतलब आर्टिकल 20 और 21 कभी भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। तो क्या सस्पेंड होगा? दैट विल बी ऑथराइज्ड बाय प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि किस डेट से, जब इमरजेंसी चल रही होगी, किस प्लेस पे, कब तक, कौन से प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 विल बी रिमूव्ड। यानी कि प्रेसिडेंट बताएंगे कि भाई कौन सी डेट से कौन सी डेट तक कौन कौन से प्रोविजन आर्टिकल 19 और 20 के वायलेटिव, आर्टिकल 20 और 21 के कौन कौन से प्रोविजन जो है, ठीक है, वो हटा दिए जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। दैट विल ओनली डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के बोले यहां कुछ नहीं होगा। और पिछले केस में क्या हो रहा था? ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहे थे। हमने कहा चलो जी बात तो ठीक है। तो यानी कि जो राइट्स प्रेसिडेंट हमारा लिखेगा वही सारे के सारे राइट हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटा देंगे, बाकी सारे के सारे राइट्स हमारे रहेंगे। कितने पीरियड के लिए, कब तक हटाना है, कौन सी एरिया के लिए हटाना है, वो सारी की सारी चीजें हम डाल देंगे। अब जरा चलते हैं आगे। चलो नाउ फिर आर्टिकल 19 आपका, फिर से आपका आर्टिकल 44 आया। आर्टिकल 44 आया, उसने इसमें भी थोड़े से चेंजेस करे। क्या चेंजेस करे? सबसे पहला देखो, सबसे पहला दिखा कि भाई देखो जब इमरजेंसी खत्म होगी तो प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट। यानी इस सिचुएशन में आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी आप जा सकते हो कोर्ट कि भाई तुम्हारे साथ गलत किया या नहीं किया। तो यानी कि आपका जो आर्टिकल 20 था, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कि आप अगर गुनेगार हो तो आप प्रूव कर सकते हो कि आप गुनेगार नहीं हो, कोई और था, तो आप बच सकते हो। हमने बोला दूसरा वही था कि ओनली दोज लॉज विच कम्स अंडर द इमरजेंसी विल बी प्रोटेक्टेड, उनके अलावा कुछ नहीं। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो 359 और 358 हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए। अब जरा मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ भैया पढ़ाई एकदम खतरनाक चल रही है अपन लोग की। आ जाओ। अब जरा डिफरेंस देखो आर्टिकल 358 और 359 में बहुत ध्यान से। 358 जो है वो सिर्फ आर्टिकल 19 की बात करता है और 359 बात करता है उन सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 जो प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में लिखे। अच्छा, आर्टिकल 358 जो है वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है जब तक इमरजेंसी रहता है, लेकिन आर्टिकल 359 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं करता। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो हटाने वाले हो। तीसरी चीज देखो, आर्टिकल 358 सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में लगता है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 359 बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल में लग जाता है। ये सब बता चुका हूं मैं। अब देखो मजा आ रहा है ना डिफरेंस पढ़ने में, अच्छे से समझाए तो जब हम एक टॉपिक समझ लेते हैं ना, उसके आगे के टॉपिक्स हमारे लिए खुद ब खुद ईजी हो जाते हैं और फिर हमें और मजा आता है। चौथी चीज देखो, जो आपका आर्टिकल 358 है वो सस्पेंड करता है आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। ये भी सिंपल पॉइंट है कि भैया आर्टिकल 358 जब तक इमरजेंसी रहेगी
तब तक हटा देता है आर्टिकल 19 को। बट सेम डजंट हैपन विद आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 जब तक ही हटाएगा जब तक आपके प्रेसिडेंट मेंशन कर देंगे। सिंपल, प्रेसिडेंट मेंशन करके रखते हैं। चौथा पांचवा पॉइंट आओ, 358 जो है वो एंटायर कंट्री पे लगेगा और 359 कहां कहां लगेगा वो प्रेसिडेंट बताएंगे। अगेन रिपीटेड चीज है। और 359 आर्टिकल 19 को कंप्लीट सस्पेंड करेगा और 3 वो बताएगा कि क्या क्या सस्पेंड होगा। और ठीक है, तो आर्टिकल 358 के अंदर स्टेट कोई भी ऐसा काम कर सकती है जैसे आर्टिकल 19 वायलेट हो, लेकिन 359 के अंदर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बाद में दिस इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। फटाफट से चलते हैं। और सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में बस वही प्रोविजंस बचेंगे जो इमरजेंसी प्रोविजन से इमरजेंसी लॉस से रिलेटेड है, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तू डाल डाल में पात पात। ठीक है, तो ये दोनों आपके आर्टिकल्स चले और दोनों हमने समझे कि भाई क्या क्या इफेक्ट्स आएगा। तो ग्राउंड हमने समझा, ग्राउंड के बाद हमने इफेक्ट समझा। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री रिजेक्शन समझा। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट योर इमरजेंसी प्रोविजन। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि अब तक जो इमरजेंसीज लगी हैं वो कब कब लगी हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो यहीं से पढ़ लेते हैं। 3 बार लगी है। पहला, फर्स्ट प्रोक्लेमेशन जो नेशनल इमरजेंसी का हुआ वो लगा था अक्टूबर 1962 में, जब हमारा इंडियन चाइना वॉर हुआ था 1962 में नेफा पे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर पे, और 1968 तक वो चला था। ओ भाई साहब देख रहे हो, 6 साल इमरजेंसी चली। तो फ्रेश प्रोक्लेमेशन हमें नहीं लगाना पड़ा यार। देख रहे हो क्या मतलब मजे लिए हमारी गवर्नमेंट ने कि नेशनल इमरजेंसी आपकी चल ही रही है, तब तक दूसरा वॉर हो गया और फिर से नेशनल इमरजेंसी लग गया। मतलब मजाक चल रहा है ऐसा समझ लो कि हमारा जब 1962 देखो 1962 में जब वॉर हुआ किसके साथ, चाइना के साथ, तो हमने भैया इमरजेंसी लगा दी। तो हमने क्या लगाया, इमरजेंसी लगा दी। हमने कहा ठीक है। फिर जब 1965 में फिर से वॉर हुआ तो ऑलरेडी इमरजेंसी लगी हुई थी, तो हमने इमरजेंसी को कंटिन्यू कर दिया टिल 1968। और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो 2 बार तो, एक बार तो ऐसे लग गई। दूसरा प्रोक्लेमेशन कब हुआ, 1971 में जब पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया, तो 1971 में फिर से लगी। तो एक बार 1962 में लगी जो 1968 तक चली, दूसरी बार 1970 के। चलो, इवन व्हेन दिस वाज इन ऑपरेशन, थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी का हो गया था 1975 में, बट बोथ सेकंड एंड थर्ड प्रोक्लेमेशन वर रिवोक्ड इन मार्च 1977। तो 3 बार हमने इमरजेंसी लगाई। और जो पहली 2 बार इमरजेंसी लगी कब कब, इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये थी हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी। यहां तक इतनी दिक्कत हमें नहीं आई, लेकिन जब 1975 में हमारी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर लगी, वहां थोड़ा सा जो हुआ उसने हमारी तस्वीर बदल दी इमरजेंसी की, और फिर हमने काफी सारे चेंजेस अपने इमरजेंसी प्रोविजंस में हम अपन लेकर के आए। इंटरनल डिस्टर्बेंस आपका हुआ। चलो जी, जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 1975 में वो बहुत कंट्रोवर्शियल थी, उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि वहां पे मिसयूज किया गया आपकी इमरजेंसी पावर्स को। और जो अगले इलेक्शन हुए लोकसभा के 1977 में, तो उसमें कांग्रेस पार्टी हार भी गई, जिससे आपको पता लगता है कि भाई हाँ जी उसमें इफेक्ट्स देखने को मिले थे जो कांग्रेस ने किया उसको। इसके बाद जैसे ही एक शाह कमीशन बनाई गई और शाह कमीशन में ये पूछा गया कि भाई जरा बताओ कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी क्या वो लगाना जरूरी था या नहीं था, तो कमीशन ने जस्टिफाई नहीं किया डिक्लेरेशन को। इसीलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट ने सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में एक बार अगर कहानी की तरह तो मैं समझाऊं तो बात बस इतनी है। तो यह हमारा 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, तो हमारी इमरजेंसी लगी। इसके बाद जब हमारा 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, तो दिस वाज ऑलरेडी देयर, तो इंडिया पाकिस्तान के वॉर में हमें अलग से नहीं लगानी पड़ी। और ये आपकी लास्ट करी टिल 1968, पहली इमरजेंसी है हमारी। दूसरी जो हमने लगाई वो हमने 1971 में लगाई इंडिया पाकिस्तान वॉर में, और तीसरी लगी 1975 में। और 1975 थी इंटरनल इमरजेंसी, जिस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। और क्रिटिसिज्म के बाद एक शाह कमीशन बुलाई, और शाह कमीशन से पूछा कि भैया आप बताओ कि भाई जो इमरजेंसी लगाना वैलिड था कि नहीं था, तो शाह कमीशन ने बोला नहीं था जी। फिर उसके बाद आपका 44 CA से इसकी ठोक पिटाई करके इसको इमरजेंसी प्रोविजंस को सही किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर
national emergency. This is all about a national emergency. Now we are going to talk about the president rule. अब हम किसकी बात करेंगे? प्रेसिडेंट रूल की फटाफट से हम बात कर लेते हैं, आइए। देखिए, प्रेसिडेंट रूल को हमने कई सारे नाम दिए हैं। कुछ लोग इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, कुछ इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, और कुछ इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, बिकॉज दिस इज अप्लाइड ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसको बोला जाता है। वन बाय वन समझते हैं कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, क्योंकि लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस भी होते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में, ज्यादा क्लैरिटी से पता नहीं होता, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारा आर्टिकल नंबर 355। आर्टिकल 355 कहता है कि भाई दिस इज द ड्यूटी ऑफ सेंटर, ड्यूटी ऑफ सेंटर, कि सेंटर की ड्यूटी है कि वो टाइम टू टाइम ये चेक करता रहे कि जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है, दैट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इट इज बेसिकली द ड्यूटी ऑफ सेंटर टू एग्जामिन दैट state government are following constitutional provisions। तो भैया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती रहती है, लेकिन जैसे ही व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन योर स्टेट, तो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इज, अंडर आर्टिकल 356 आपका प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है आपकी स्टेट्स में। चलो, अब आर्टिकल 356 में दो ग्राउंड्स पर लगाया जाता है। देखो कौन सा आर्टिकल बोल रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, वो है 356। अब ये दो ग्राउंड्स पे बोलता है, वन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 356 इटसेल्फ एंड सेकंड इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 तो वही चीज बोलता है जो अभी हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है, पढ़ करके आए हैं कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट देयर हैज अराइजन अ सिचुएशन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो प्रेसिडेंट बोल देगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है तो ठीक है, वरना नहीं हो रहा है तो यहां पे लगा दो क्या, प्रेसिडेंट रूल। अब ये दो तरीके से कर सकता है, या तो इसको गवर्नर बताएगा कि भाई गवर्नर तो कानाफूसी करेगा प्रेसिडेंट के साथ, गवर्नर का काम ही है, ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज द वॉचडॉग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नर जाएगा, साहब साहब सुनो, एक चटपटी खबर है, देखो ऐसे ऐसे ना मौज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रहे, अगर आपको चाहिए तो लगा दो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, मौज आ जाएगी, पूछ लो। तो इस तरीके से, वरना क्या होगा कि प्रेसिडेंट रूल खुद से भी लगा देगा हमारा प्रेसिडेंट। तो दोनों सिचुएशंस है व्हेन देयर इज एनी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या होता है कि मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कुछ काम दिया, ठीक है, एंड द स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंटर। स्टेट को कुछ काम दिया, किसने, सेंटर ने, और स्टेट फेल हो गई उस सेंटर के काम को करने में, उन डायरेक्शंस को मानने में, तो फिर क्या होगा, भैया प्रेसिडेंट फिर से आपको लगा देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल। पर ये हमारा आर्टिकल 365 है कि व्हेन एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर देन द प्रेसिडेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल। बट दोनों में, चाहे ऊपर वाली सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगे चाहे नीचे वाली में लगे, इन बोथ द सिचुएशन द प्रेसिडेंट रूल विल बी कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 356। आइए जरा आगे, अब जरा देखते हैं इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल। देखो, अगर हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करते हैं, अगर हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करते हैं, तो प्रोक्लेमेशन जो होगा प्रेसिडेंट रूल का, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय LS + RS इन 2 months। याद रखना, नेशनल इमरजेंसी का क्या था, 1 month था, हमने कहा चलो जी ठीक है, चलो जी ठीक है। अगेन सेम चीज होगी, ठीक है, अगेन सेम चीज होगी कि मान लो लोकसभा सेशन में नहीं थी तो राज्यसभा उसे पास करेगी, और जब लोकसभा सेशन में आई तो उसे 30 months मिलेंगे। दिस इज सेम,
वहां भी 30 मंथ्स मिल रहे, सॉरी 30 डेज मिल रहे थे, नॉट मंथ्स, और यहां भी 30 डेज मिलेंगे, दैट इज 1 मंथ, अगर वो सेशन में नहीं है तो। दूसरी चीज कि जी अगर एक बार लगा दिया प्रेसिडेंट रूल तो कितने टाइम के लिए चलेगा? प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ बाद आप बार बार लगा सकते हो, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? 3 ईयर्स, नॉट बियॉन्ड 3 ईयर्स, नॉट बियॉन्ड 3 ईयर्स विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ्स। हमने कहा चलो ये बात भी ठीक है, बात तो ये भी ठीक है। अब जरा चलते हैं आगे कि अगर जो रिजोल्यूशन है, जो इसमें प्रोक्लेमेशन पास किया जाता है प्रेसिडेंट रूल का, दैट मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेस बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। यहां सही है, देखो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यहां कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल चाहिए। अच्छा सर, यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? हमने कहा कि जो हमारा 44 सीए था, उसने जिस तरीके से आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में कुछ अड़चने लगाई, वैसे यहां पे भी आर्टिकल 44 ने कुछ चीजें जो है उस चीज को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? उन्होंने बोला कि भाई तुम कहते हो कि 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है विद द रिपीटेड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ्स, बट 44 सीए बोला कि इफ यू वांट, ठीक है, इफ यू वांट टू, पहला पॉइंट था इसका, एक्सटेंड द प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 ईयर, एक साल के बाद तुम भैया जो है नहीं रख सकते। 42 ने बोला कि उसने नया प्रोविजन लाया कि भाई तुम जो है पार्लियामेंट की जो पावर है वो है 1 साल की, तो इसका मतलब कि अगर 1 साल के बाद आपको बढ़ाना है तो आप 2 कंडीशन में बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो तुम 1 साल तक रखो प्रेसिडेंट रूल, दैट इज फाइन भाई, हमें भी समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई, तो तुम या तो इलेक्शंस कराओ या कुछ और कराओ। तो तुम अगर 1 ईयर के आगे रख रहे हो, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का उस स्टेट के अंदर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला 2 कंडीशंस में तुम 1 साल से ज्यादा बढ़ा सकते हो, तुम 1 साल से ज्यादा 2 कंडीशन में बढ़ा सकते हो। वो दोनों सिचुएशंस क्या क्या है फटाफट देखते हैं। सबसे पहला कि अगर हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, अगर हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो तुम बढ़ा लो प्रेसिडेंट रूल। और दूसरा बोला कि भाई अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये लिख के दे दे कि हमारी कंट्री के अंदर या उस स्टेट के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं कि दैट दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो इन दोनों सिचुएशन में आप बियॉन्ड 1 ईयर इंक्रीज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल कि 2 महीने में अप्रूव कर दो। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो राज्यसभा विल अप्रूव इट इन द मीन टाइम, एंड व्हेन लोकसभा विल रिटर्न इट विल मस्ट अप्रूव इट विद इन 30 डेज टाइम। 6 महीने के लिए एक बार लगा सकते हो, मैक्सिमम 3 है, लेकिन उसको घटा के 1 कर दिया गया, और 1 से आगे एक्सटेंड करना है तो या तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे या फिर जब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमिशन देते हैं। अब जरा पढ़ते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट रूल के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट रूल के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं उनको जरा फटाफट से देखते हैं। आइए, मजा आ रहा है गाइस? आना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्राउंड्स देखे हमने इंपोजिशन के, दोनों ही ग्राउंड्स 356 के अंडर लगते हैं, चाहे वो 356 वाला हो चाहे 365 वाला। मैं तो इतना तुम्हें एनर्जी से इसलिए पढ़ाता हूं और इतना एफर्ट्स इसलिए डालता हूं तुम्हें समझाने के लिए हर एक टॉपिक के अंदर, क्योंकि जब तुम्हारे एक बार चीजें कंप्लीट क्लियर हो जाती है ना, फिर तुम्हें बार बार जितने भी एग्जाम दोगे तुम्हें कभी डिफिकल्टी नहीं आनी, तुम्हारा एक बार क्रिस्टल क्लियर होगा। और एक बार अगर तुम्हारा माथा जो है वो एक जगह अटका तो फिर तुम्हें आगे बहुत डिफिकल्टी होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। फर्स्ट वन, प्रेसिडेंट एक्वायर द फॉलोइंग, प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। क्या? वो सारे के सारे फंक्शंस ले लेगा स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, जो गवर्नर के पास होंगे। हमने कहा ठीक है, और वो ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि जो भी स्टेट लेस, देखो जो एग्जीक्यूटिव करता है ना, मतलब जो सीएम करता है, उस काम को करने के लिए या तो गवर्नर को बोल देगा प्रेसिडेंट, क्योंकि उसका बंदा गवर्नमेंट या खुद करेगा प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव में तो ये चेंज आता है कि भाई एग्जीक्यूटिव को हटा देगा। नेशनल इमरजेंसी में क्या हो रहा था कि द स्टेट एग्जीक्यूटिव वाज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, बट इट वाज नॉट रिमूव्ड। बट प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा कि भाई कंट्रोल नहीं, उनको हटा ही दिया जाएगा, उनको कंप्लीटली हटा ही दिया जाएगा कि भाई तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं चाहिए तुम, ठीक है, हम अपने आप देख लेंगे। क्योंकि यहां पे सिर्फ एक स्टेट की बात हो रही है, तो अगर आप अपने एग्जीक्यूटिव पे एक स्टेट डाल दोगे सेंटर के साथ तो वो डील कर लेगा, लेकिन 28 के 28 स्टेट्स को नहीं कर पाता। तो एग्जीक्यूटिव में तो ही होगा, ठीक है। लेजिस्लेचर में क्या होगा?
लेजिस्लेचर को हटा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। सिंपल सिंपल सी बात है। और जो भी स्टेप्स चाहिए होंगे वो सारे के सारे स्टेप्स जो है आपका प्रेसिडेंट लेता रहेगा। चलिए, तो जब भी आपका नेशनल आपका प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो आपका जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर देगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और सीएम को। स्टेट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करेगा, पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा और प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा। ठीक है, इसीलिए 356 को हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे कंप्लीटली एक्वायर करके बैठा है और सारा का सारा रूल वही कर रहा है। चलिए, अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट ही पास करेगा आपके सारे के सारे स्टेट के बिल या स्टेट बजट, आप कुछ भी कह लो। अब दूसरी चीज, इस सिचुएशन में पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर। अब मान लो कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा काम हो गया और उसने एक दो स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है तो उनका भी काम करना है, तो किसी भी बॉडी को वो अपना काम दे सकता है। जैसे आप दे देते हो ना क्या अपने छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन को कि यार मेरे को 2-3 फाइल बनानी है, तो एक दिन में तो बन नहीं पाएंगी प्रैक्टिकल के, एक काम कर यार, एक में तू लिखता है जब तक 2 में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आप ऐसे डिवाइड कर करते हो, तो वो होता है डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। दूसरा, पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेलीगेशन द प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी कैन मेक लॉस। तो जिसको भी डेलीगेशन देगा पार्लियामेंट वो लॉ बना सकता है। चलो ठीक है, अब जब लोकसभा सेशन में नहीं होगी तो जो स्टेट फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से पैसा निकाल सकता है आपका प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस भी निकाल सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी। हमने कहा ठीक है, अब जरा चलते हैं आगे। अब ऐसी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगा स्टेट के लिए वो कितने टाइम तक चलेगी? ठीक है, कितने टाइम तक चलेगी? वो उतने टाइम तक जब तक आपकी स्टेट लेजिस्लेचर उसे बदल नहीं देगी। ठीक है, चलो, और आपके जुडिशरी की पावर जो है वो सेम रहेगी। अब तक हम बात करें यूज ऑफ आर्टिकल 356 की, तो भैया कोई भी लिमिट नहीं है। नियर अबाउट 125 बार आपका प्रेसिडेंट रूल यूज कर लिया गया है, अलग अलग जगह पे किया गया, काफी सारी अलग अलग जगह पे किया गया। हमने कहा ठीक है, तो लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है प्रेसिडेंट रूल, इतना ज्यादा कि पूछो ही मत। 125 बार अब तक यूज कर लिया है, ऑन एन एवरेज साल में 2 बार कर लिया जाता है। नंबर ऑफ ओकेशन प्रेसिडेंट रूल जो है वो गलत तरीके से लगाया गया। अब देखो, आप खुद सोचो ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सोचो प्रेसिडेंट रूल को हम इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट जिसे आप बोलते हो। अब मान लो कोई ऐसी स्टेट है जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट का ना कीन इंटरेस्ट था इलेक्शन जीतने का, उन्हें था कि यार इस स्टेट में तो इलेक्शन जीतना ही है, चाहे जान लगानी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, और उस स्टेट में इलेक्शन हार गए। तो उस स्टेट को प्रोवोक कर करके या कुछ भी उससे ऐसा करवा के उल्टा सीधा कि वो थोड़ा बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए या नहीं भी हो, तो गवर्नमेंट जो है, रूलिंग गवर्नमेंट, उसके पीएम ने प्रेसिडेंट से कहकर इस पर प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया और इसकी पावर को खत्म, जो सीएम की पावर थी वो तो डिसमिस हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे मजे। तो ये यूजुअली होता आया है, ये होता आया है और यह आगे भी होता रहेगा। हम अगर अपने प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है और ये आगे भी होता रहेगा। तो इससे आपको पता लगता है कि भाई कितने जो है गलत तरीके से लगाया गया है। हमने कहा ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं अगर आपको इसका कि भाई कितना मिसयूज होता है, तो वो देखो, कुछ फैक्ट्स बता देता हूं मैं, बाकी आपको नहीं पूछा कितनी बार लगाया गया है। सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था पंजाब में, बस ये याद कर लो एक फैक्ट। पंजाब 1951 के अंदर सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट रूल लगा। उसके बाद हर एक स्टेट के अंदर लगभग एक बार, 2 बार, 3 बार लग चुका है। चलो जी, जब आपके जनरल इलेक्शन हुए 1977 के, वही इमरजेंसी के हटने के बाद, तो किसकी? जनता पार्टी गवर्नमेंट आई। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने क्या करा कि जितने भी स्टेट्स में कांग्रेस के अपॉइंट किए हुए गवर्नर थे, ठीक है, तो जो न्यू गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई की, उसने सारी स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, 9 स्टेट्स में। आप सोचो, बदले की भावना है ना ये। तो 9 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया कि भाई असेंबली जो है वो ज्यादातर इलेक्टोरेट की विशेष को नहीं पूरा कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है। अब जब 1980 में कांग्रेस आई तो उसको भी बदला लेना भैया। कांग्रेस ने बोला आओ बेटा आओ, ठीक है, नचाते हैं तुम्हें भी। तो कांग्रेस ने बोला अपन झुकेगा नहीं, और 1980 में उन्होंने भी 9 स्टेट्स पर लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। तो देखो ये कोई खेल चल रहा है, मतलब
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पॉलिटिकल मुद्दों ने क्या बना लिया, एक गेम। इसीलिए प्रेसिडेंट रूल का हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इस पर कुछ लिमिटेशंस लगाओ, कुछ लिमिटेशंस लगाओ, कुछ लिमिटेशंस लगाओ। तो प्रेसिडेंट रूल इस तरीके से लगता गया काफी सारी जगह। और जब बुमाई केस में सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार देखो तुम कभी सेकुलरिज्म वैकुलरिज्म इन सब के बेसिस पे मत लगाओ प्रेसिडेंट रूल, और ये एक बहुत ही गलत पावर है और प्लीज इसका मिसयूज मत करो, इसको आर्बिट्री चीजों में यूज मत करो और बहुत ही संभल के प्रॉपरली इसको यूज किया जाए। अब जरा देखो स्कोप देखो, देखो फर्क देखो पहले तो नेशनल और प्रेसिडेंट रूल में कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है और ये स्टेट गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, ठीक है। जब आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर स्टेट के फंक्शन करते हैं हालांकि कंट्रोल में रखे, लेकिन जब आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है तो दोनों को परमानेंटली हटा दिया जाता है, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है ऑन एनी सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, और इसमें पार्लियामेंट लॉ बनाता है या डेलीगेट कर देता है इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप 6 मंथ में बढ़ा सकते हो, यहाँ 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो और स्पेशली 1 ईयर तक, जब तक आपका इलेक्शन कमीशन नहीं बोल देगा या आपका नेशनल इमरजेंसी नहीं होगा। सेंट्रल और स्टेट की रिलेशन में चेंज आता है और यहाँ पे कंप्लीटली चेंज आ जाता है, पूरा हटा ही देते हैं। जो भी रिजोल्यूशन होता है पार्लियामेंट का प्रोक्लेमेशन वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा और यहाँ सिंपल से होता है। चलो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं नेशनल इमरजेंसी में, यहाँ पे नहीं होते। और लोकसभा जो है इसको चाहे तो रिवोक करवा सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट ही अपनी मर्जी से क्या करेंगे, रिवोक करेंगे। देख रहे हो हाउ क्लियर आर कॉन्सेप्ट्स आर। जब आप इतनी डिटेल में मेरे साथ पढ़ोगे, कोई भी टेबल कुछ भी चीज आप देखोगे, हर एक पॉइंट आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझ आएगा जिसका जवाब नहीं है। अब जरा आओ आगे। तो इस तरीके से आपका प्रेसिडेंट रूल लगता गया, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि यार तुम्हें गलत तरीके से आप यूज करते हो। फिर स्कोप आया जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। अब जैसे ऊपर हुआ था नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ था कि 30th सीए ने बोला कि भाई द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, तो 44th ने बोला नहीं इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। वैसे ही यहां हुआ कि 30th कमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि भाई जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे उनका डिसीजन फाइनल एंड पेंडिंग है, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे भी सेम चीज हुई कि 44th सीए ने बोला कि भाई क्यों नहीं चैलेंज हो सकता, ये तो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है। और कुछ प्रोविजंस भी दिए कि कौन सी सिचुएशन में सही है प्रेसिडेंट रूल लगाना, ठीक है, और कौन सी सिचुएशन में नहीं है। पहला तो बोला कि ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। दूसरा बोला कि अगर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लगा रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी भी तरीके से वो सेटिस्फाइड है। सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि उन्हें जब लगे कि भाई सच में जरूरी है तभी लगाए, किसी भी गलत इंटेंशन से ना लगाए, ठीक है। अगर जब भी कोर्ट चाहेगा तो सेंटर को प्रूव करना पड़ेगा कि सही तरीके से आपने जो है लगाया है। इंपॉर्टेंट है 6 पॉइंट, ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तभी डिसॉल्व की जाएंगी जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बस याद रखेंगे, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स इसमें भूल सकते हो आप। इसमें बोला कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जो हटा दी जाती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, वो तभी हटेगी जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देंगे प्रेसिडेंट रूल और वो पास हो जाएगा लोकसभा में विद इन 2 मंथ्स, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो पास नहीं हुआ तो दोबारा से उनको रिस्टोर कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेसिडेंट रूल। हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात की और आई होप ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है दैट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी और आपका क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि बहुत छोटा है, जिसको अपन आगे कवर करते हैं। फटाफट से चलते हैं आगे। ठीक है, आई विल अपलोड अ शॉर्ट वीडियो ऑन द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी हम यहीं तक करते हैं। सो गाइज, I hope everything is clear. If you have any doubt related to your emergency topic, you can simply comment down or I will show your comment and will reply to and will get back to you. तो कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, बाकी आई थिंक कि सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और वीडियो देखिए एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, लाइकिंग द वीडियो, देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन माई इनिशियल डेज। तो आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को जिनको हेल्प चाहिए फॉर इन देयर सीडीएस प्रिपरेशन। सो बाय एवरीवन, आई होप सब अच्छे रहो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, एग्जाम अभी पास आने वाला है, साथ में मिलकर के मेहनत करेंगे। बाय एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर।